जहां देश में इस अपराध को लेके बात नहीं होता था। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि अपराध को कम से कम अपराध की श्रेणी में लाया जाए। कि मैं तो मेरा मानना है कि छोटी सी जिंदगी है और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम इस समय सिरोज हैंगआउट में आए हुए हैं। ये अंबेडकर पार्क है लखनऊ में, उसके ठीक सामने है, जहां पर सबसे इसकी खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सुंदर पकवान मिलेगा, स्वादिष्ट पकवान मिलेगा और उसके साथ में यहाँ पर अगर बच्चे भी आते हैं तो उनके खेलने कूदने की जगह भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खूबसूरती की अगर यहाँ हम बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सरोज हैंग आउट कैफे रन बाई एसिड अटैक सर्वाइवर, यानी कि जो एसिड अटैक से पीड़िता हैं यहाँ पर काम करती हैं। ये सबसे सुंदरता है यहाँ की, सबसे ये सुंदर बात है कि जो जिस तरीके से जिनको अप्रिसिएट किया जाता है, अप्रिसिएशन के करने के बाद में यहाँ पर काम दिया जाता है, सबसे बड़ी पहल है ये। उस पर हम बात करेंगे, मेरे साथ में सीईओ हैं यहाँ के, मैनेजर, उनसे भी बात करेंगे और जो सर्वाइवर जो यहाँ पर पीड़िता है उनसे भी बात करेंगे। सबसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से वो यहाँ काम करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और किस तरीके का ये लक्ष्य है। मेरे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह जी हैं, छाव फाउंडेशन के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो ये फाउंडेशन है चलता है और जो यहाँ पर एसिड अटैक की जो पीड़िता है वो काम करती है। सबसे बड़ी सुंदरता की बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो शुरुआत हुई, ये जो पहल की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई ये बताइए जरा। इसकी शुरुआत आलोक जी ने की। आलोक दीक्षित इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और वो एक पत्रकार है। तो उन्होंने इसकी शुरुआत वहाँ से करी जहाँ देश में इस अपराध को लेके बात नहीं होता था। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि अपराध को कम से कम अपराध की श्रेणी में लाया जाए। उनका पहला उद्देश्य ये था क्योंकि जो भी केसेस उस वक्त अपराध के आ रहे थे उसमें कोई भी केस किसी कानूनी रूप से कहीं पहुंच नहीं रहा था, क्योंकि कोई क्लियर आईपीसी नहीं था उस वक्त। तो जब आप धारा ही नहीं होगा तो आप एफआईआर किस धारा में करेंगे, और अपराध का कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा, श्रेणी नहीं होगा, तो आप उस पर बात नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई डेटा नहीं है किस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। तो वो एक शुरुआत पहल आलोक जी ने अपने पत्रकारिता के बैकग्राउंड को देखते हुए, अपने पत्रकारिता के उस पे से शुरू करा। अब शुरू हुआ अभियान, एक अभियान के जैसे कहेंगे, कैंपेन जैसे, जहाँ पर स्टॉप एसिड अटैक्स इसका नाम था, जहाँ पर प्रखरता से बात इस बात को लेकर की गई कि पहले हम इसकी अपराध की श्रेणी में लाएंगे इसको, तब हम ये देख पाएंगे कि अपराध कितने हो रहे हैं और वास्तव में जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए सजा क्या है। तो कैटेगराइजेशन में आईपीसी 326 ए और बी जो है ऐड किया गया। पहले 326 हुआ करता था, फिर 326 ए और बी जोड़ा गया। तो जैसा आपने सवाल पूछा शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत एक अभियान से हुई। अभियान इस बारे में कि अपराध को पहले तो समझो आप। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहीं पर ये हमारी लिटिगेशन के थ्रू जब कानून बनाया, तब ये भी डिक्लेयर किया कि मानवता पे होने वाला सबसे जघन्य अपराध है, मोस्ट हीनियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा इसको दिया गया। और दो धाराएं जोड़ी गई जिससे अपराध को डॉक्यूमेंट किया जा पाए और उस पर सजाएं जो है वो निकाली जाए, दी जाए लोगों को, और इसको कहीं से कहीं रोकने की पहल की जाए। फिर तो नाम ही था स्टॉप एसिड अटैक्स। उसके बाद जब ये धाराएं बन गई, जब हम कानून में एक दर्जा पा चुके थे, तब शुरू हुआ छाँव फाउंडेशन। फिर आलोक जी का ये था कि हम बाकी जो और उस वक्त के एक्टिविस्ट मित्र लोग, आशीष जी और असीम जी, इन सब लोगों ने छाँव फाउंडेशन और शिरोज हैंग आउट की पहल करी। छाँव फाउंडेशन इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो अपराध अब बन गया है, उस अपराध के बाद हम ये तो जान जाएंगे कि अपराध हुआ, मगर अपराध के बाद के जो चरण है उसमें कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हम वहीं हैं जहाँ के हैं, वहीं रह जाएंगे। तो इसकी पहल, इसमें आगे काम करने के लिए छाँव फाउंडेशन का गठन किया गया, जो एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। छाँव फाउंडेशन के माध्यम से फिर शिरोज हैंग आउट का जन्म हुआ, जहाँ पर हम इस अपराध को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर लोगों तक पहुँचते हैं। सर, ये बताइएगा, यहाँ लखनऊ में कितने ऐसे पीड़िता हैं जो काम कर रहे हैं इस समय लखनऊ के अंदर बात करें। देखिए, ये जो सेंटर लखनऊ है, एक आगरा है, एक नोएडा है, इन 3 सेंटर पे कुल लगभग इस वक्त कुछ 22 से 25 सर्वाइवर्स हैं जो इस कैफ़े को रन करते हैं। लखनऊ की बात करें तो 12 के आसपास है, और ये संख्या इस तरह से घटती बढ़ती है जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे सर्वाइवर्स को कोई ट्रेनिंग, उनको वो कॉन्फिडेंस वापस दिला पाते हैं,
उनको जीवन जीना सिखा पाते हैं दोबारा, तो उनके लिए दूसरे जो पहल बाहर चल रहे हैं, अमेज़न में नौकरी करने के लिए, बड़ी अच्छी और पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए। ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है? जो ट्रेनिंग होती है उसको किस प्रकार से? ये ट्रेनिंग सेंटर ही कह सकते हैं, एक तरह का हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड इसका है। आप जानते हैं कैफ़े में कोई भी व्यक्ति सबसे पहला सीखेगा आचरण, भाषा। तो सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो है हॉस्पिटैलिटी की, यानी कि अंग्रेजी में, हिंदी में तहजीब से बात कैसे करें और हम अपने आप को प्रखरता से मुख्य रूप से धारा से जोड़े कैसे, जो अपराध हम पे हुआ है उससे उबरे कैसे। तो पहली ट्रेनिंग मेंटल हेल्थ काउंसलिंग तो इसी पे हो गई, भाषा की। दूसरी बात होती है टेक्निकल, कंप्यूटर सीख लिया, इतना समझ लिया कि मोबाइल में ऐप्स और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इतने आ जाएं कि आगे प्लेटफॉर्म्स जो दूसरे इनको जॉब देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, उन पे हो पाए। अभी अच्छी बात है कि हाल फिलहाल में पिछले महीने ही अमेज़न में 2 बच्चियों का यहाँ से प्लेसमेंट हुआ। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इसको ठीक से मैं इसी बात को ज़्यादा कह सकता हूँ मुख्य रूप से रखूँगा इस पूरी बातचीत में कि शिरोज़ कैफ़े को समझिए। बहुत बार शिरोज़ कैफ़े की इम्पोर्टेंस और उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ में आता है। हमें लगता है कि क्या ये अस्पताल है, हमें लगता है कि क्या ये सिर्फ कैफ़े है, हमें लगता है कि क्या हम रोज़गार दे रहे हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूर है लेकिन साथ में एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम इन समस्याओं से उबार के इनको मुख्य धारा से जोड़ें। तो ये जो समय है, हाँ जी, छाव फाउंडेशन जो है जिंदगी को फिर से एक नई राह देता है। बिल्कुल। लेकिन कहाँ ये इसके जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ तक अभी खोल छाव फाउंडेशन कहाँ कहाँ तक अभी? छाव फाउंडेशन के शिरोज़ हैंगआउट आउटलेट्स 3 शहरों में है। आगरा पहला खुला था, फिर लखनऊ और तीसरा अभी नोएडा में है, सर लखनऊ में कब खोला जाएगा? 2016, और आगरा में ये कब खोला जाएगा? 2014। आपने अगर देखें इसकी जर्नी ऐसे ही रही कि शिरोज़ प्लेटफॉर्म पे इस काम को, सर्वाइवर्स को इतना सराहा गया और ये एक ऐसा इकलौता माध्यम बना जहाँ पर हम दावे से कह सकते हैं कि जिस जिस वजह से एहतजाजी हमले हुए हैं, उस वजह पे हमने ख़त्म कर दिया काम। क्योंकि आप इसी मानसिकता से तो अपराध कर रहे हैं कि इनको कोई रोज़गार नहीं देगा, इन्हें कोई अपने स्कूल में दाखिला नहीं देगा, इन्हें कोई अपने सामाजिक कार्यों में नहीं बुलाएगा। शिरोज़ के होने से यही सब पलट गया। इन्हें सब रोज़गार देना चाहते हैं, इन्हें सब अपने स्कूल में दाखिला देना चाहते हैं, इन्हें सब अपने सामाजिक कार्यों में उद्घाटन के लिए बुलाना चाहते हैं। ये काम करके दिखाया शिरोज़ ने और वहाँ पर ये डिसेबिलिटी से ये निकल गए। तो सोचिए इतना खूबसूरत माध्यम बना ये कि वहाँ पर उस वक्त अखिलेश जी जो एक्स सीएम हमारे हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये जगह दी। यहाँ पर खुला, यहाँ पर हमारे नोडल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पर जगह दी शिरोज़, यहाँ इस कैफ़े को विजिट करके। तो कैफ़े से कैफ़े जो ये जो सिलसिला बना, ये जो कारवां बना, गवर्नमेंट की मदद से, लोगों की मदद से आगे बढ़ रहा है अभी। ये इस तरह और का। ये जो काफिला आप बता रहे हैं ये कहाँ और भी आगे कहाँ तक पहुंचेगा? बिल्कुल, मैं क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल ऑफिशियली तो बहुत नहीं अनाउंस कर सकता क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें चल रही है, लेकिन जल्द ही हम सोनीपत कोशिश में, कोशिश जी, अभी हम जल्द ही हरियाणा में एक नया कैफ़े का शुरुआत होगा और शायद से महाराष्ट्र में। तो ऐसे धीरे-धीरे हम, और ये इसी वजह से हो पाता है क्योंकि इस कैफ़े पर पत्रकारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस बात को प्रखरता से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से रखा जाता है और लोग इसको फिर इस प्लेटफ़ॉर्म को समझकर इससे जुड़ना चाहते हैं और अपने रिसोर्सेज़ से देना चाहते हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ में सर्वाइवर हैं, वो पीड़िता हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने जो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की है, वो कहीं न कहीं दूसरों लोगों के जो दूसरे ऐसे लोग हैं, जिनके साथ भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, उनके लिए भी अनुकरणीय विषय है, वो भी अनुकरण कर सकते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। ये क्या कैसे हुआ ये सब, कैसे ये घटनाक्रम क्या हुआ? मेरा नाम तो खुशबू है और मैं गोंडा से हूँ। 2020 में अटैक हुआ हमारे साथ। और हमारी शादी यहाँ लखनऊ में लगी थी, तो शादी होने वाली थी, तभी एक लड़का गांव का अटैक कर दिया हमारे ऊपर। यहाँ तक कैसे पहुंची? यहाँ पर आने का क्या यहाँ तो यहाँ किसके के माध्यम से? यहाँ तो हमको दीदी लोग सब लोग लाने गई थी वहाँ। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो बच्चियां जिन पे ऐसे ही अटैक हो जाते हैं उसके बाद में वो जिंदगी को खत्म कर लेती हैं, जंग उस जो जिंदगी की जंग हार जाती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए कि उन्हें जिंदगी जो है उन्हें फिर से शुरुआत करनी चाहिए और खड़ा होना चाहिए उन्हें एक बार फिर से? हम ये कहना चाहेंगे कि अब ऐसे बंद हो जाए। यहाँ यहाँ आप काम करती हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको कभी नहीं भी? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ। क्या कहेंगे बहुत छाव फाउंडेशन के लिए? यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी बहुत।
यहाँ हमको लग रहा है कि हमारी सब फैमिली के जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे घर पे रहते थे वैसे यहाँ भी रहते हैं हम। क्या नाम है मैम? रूपाली। क्या कैसे हो गया ये सब? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2015 में हुआ था और मुझे नहीं पता कि किसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है, क्या रीज़न था, लेकिन रात में सोते समय मेरे ऊपर एसिड अटैक अच्छा, हुआ। कोई पता नहीं था कि ये किसने किया? बिल्कुल नहीं। और मुझे अगर आइडिया होता तो आज वो इंसान जेल के पीछे होता। क्या कहेंगे उन बच्चियों के लिए जिनके ऊपर एसिड अटैक हो जाते हैं, उन महिलाओं के लिए कि कैसे उनको जिंदगी को अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हैं, वो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मेरा मानना है कि छोटी सी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आप देखिए, हम कहते हैं एक जानवरों की ज़िंदगी देख लीजिए, वो ना ही बोल पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। अगर उनको किसी ने खाना दे दिया तो वो खा लेते हैं। लेकिन हम इंसान की ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं और हम अपने बोल सकते हैं, अपनी इच्छा ज़ाहिर कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम वो माँग सकते हैं। तो हमें इस ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जीना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो फांसी लगा लेती हैं या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। हर एक चीज़ का सिचुएशन ये नहीं होता सुसाइड। एक दौर पे आता है ये चीज़, मेरे मन में भी ये थॉट आया था कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे मरना क्यों है? मुझे कायर की ज़िंदगी में नहीं मरना, मुझे कुछ करके मरना है। तो जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला, मैं यहाँ आई, यहाँ लोगों से मिली, तो मुझे पता चला अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। अभी अपने आप को प्रूव करना है। मतलब जिसने एसिड फेंका ठीक है, उसने एसिड फेंका, लेकिन उसको मुझे जवाब देना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ अभी भी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने हौसले कभी मत हारिए, क्योंकि हम एक समय ऐसा आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ छाँव फाउंडेशन को, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिमोट होता है तो उस समय ये संस्था जो हमारे ओनर हैं, हमारे मैनेजर हमें एक राह दिखाते हैं। वो राह उस समय उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। ज़रूरी नहीं कि हम किसी को पैसे से हेल्प कर पाएँ, लेकिन हमें उस समय उसकी हेल्प करना है, जिस समय उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसको एक चीज़ समझ में आती है, मुझे मर जाना है। बिल्कुल, जीने की जो नई राह है वो दिखा रहा है छाया बिल्कुल। फाउंडेशन, तो छाव फाउंडेशन। उस समय हमें पता चलता है कि नहीं, अभी तो हम बेमतलब में घबरा रहे थे। हमें अभी और राह है और हमें और आगे बढ़ना है। और सबसे पहली बात, अगर हम किसी चीज़ को हम सुसाइड पे कब आते हैं? जब कोई चीज़ हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होती है या फिर हम उसको मौका देते हैं कि ठीक है, वो नहीं कहते कि हाँ, मैं इस सब चीज़ों को आदत है मुझे झेलने की। तो वो धीरे-धीरे एक डिप्रेशन होता है और हम सोचते हैं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन हमें उसी समय अपने आप को ध्यान देना चाहिए और उसी समय खड़े होना चाहिए कि अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया तो वो ठीक है, अलग है, लेकिन हमको उसको जवाब कैसे देना है उस समय हमें सोचना चाहिए। शायद यही मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं कहीं अगर गिरती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी मेरे में कमी क्या थी कि मैं गिरी हूँ। तो फिर मुझे समझ में आता है, फिर मैं अपने एकांत में रहती हूँ, फिर मुझे समझ आता है नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। तब मुझे एक राह दिखती है कि नहीं, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे और कुछ करना है। तो यही चीज़ है कि मैं मतलब हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकलती हूँ और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं अपने ओनर से और मैं अपने मैनेजर से पूछती हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी राह निकल के आती है और इससे हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे एक परिवार की तरीके से आप सब लोग रहते हैं, कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि एक परिवार बिछड़ता है और कहा जाता है कि हमेशा मैं अपने ओनर को देख के सीखती हूँ, आलोक दीक्षित को, कि वो पर्सन ऐसे हैं कि मतलब एक हम नॉर्मल पर्सन को ले लें, उसके पास अगर दुनिया भर की टेंशन आता है ना तो वो अपने आप को एक डिप्रेशन में लेके चले जाता है। लेकिन जो आलोक दीक्षित है, मैं उनको कहती हूँ, वो दुनिया भर की टेंशन लेते हैं और फिर भी एक मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर उनकी खुशी रहती है, एक स्माइल होती है। तो मैं समझती हूँ जब वो हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं तो हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, हम भी शायद लड़ सकते हैं। काफी लोगों की जो खुशियाँ, जिन लोगों को खुशियाँ देते हैं, शायद उन उन लोगों की भी स्माइल उसमें शामिल होती जी, बिल्कुल, क्योंकि आप ही एक इंसान, एक जेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं। अगर किसी के घर में 4 बेटियाँ होती हैं तो लोग टेंशन में होते हैं, यार कैसे शादी करूँगा, कैसे पालूँगा, कैसे बड़ा करूँगा। लेकिन वो 30 से 40 लड़कियों को सँभाल रहे हैं और पता नहीं कितनी लड़कियों को सँभाल रहे हैं। तो आप सोचो उनको कितना टेंशन होगा, हर एक छोटी-छोटी चीज़ देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो चीज़ हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। है। तो मैं सीखना मिलता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको शादी होती है, उसके बाद में दहेज
की वजह से दहेज के लोभी लोग जो होते हैं ऐसा कृत्य कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात दूसरी बात ये कि दहेज पे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को ना दहेज देने की जरूरत नहीं, दहेज लेने की जरूरत है। क्योंकि हमने बहुत दहेज दे दिया और बहुत हमने अपने आप को प्रूव कर दिया। अब हमारा परिवर्तन टाइम, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल अब हमारा टाइम है कि वो दहेज दे के हमको लेके जाए, क्योंकि अब बहुत अलग हो गया चीज। और वो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि जब ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं है। अपने आप में वो खुद ही स्टेबल इतना है कि वो खुद दहेज ले सकती है, उनको देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब हमें फर्स्ट टाइम हमारे पास दहेज की मांग होती है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं कि बेटी की खुशी के लिए दे देते हैं, चलो वो अलग बात है। लेकिन जब दूसरी टाइम दहेज की मांग हो ना, हमें उसी समय स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दहेज में फिर कोई लड़की एक दहेज की शिकार हो और दोबारा किसी को एक दहेज प्रथा में जलाया जाए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, माँ बाप की इज्जत के लिए चुप रहते हैं कि ठीक है, हमें कैसे भी करके, क्योंकि बचपन से वो चीज़ सिखाई जाती है कि हम दूसरे के घर हमको जाना है, दूसरे के घर हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन आप तो सोचो, लड़की का घर कहाँ पे? अगर जो माँ बाप उनको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर एक समय आता है वो बोल देते हैं कि तुम्हारा घर दूसरा है, क्यों? जहाँ लड़की ने जन्म ली वो घर उसका नहीं है, वो भी घर उसका उतना ही है जितना घर वो है। तो हम बचपन से बच्चों के और लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं। अगर हम लड़कियों के दिमाग में ये डालें कि तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना है, किसी से डरना नहीं है, तो कोई लड़की दहेज का शिकार लोगों को जीने की राह देता, उन लोगों को जीने की राह देता है जिनको एक समय पे लगता है कि नहीं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। यहाँ पर एसिड से जिन पर अटैक किया गया है वो महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं, और वो छाव फाउंडेशन है जो इनको जीने की नई राह देता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ सीएम त्रिपाठी, अवध एक्सप्रेस 12।